नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों के बाद यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों का एक दल आज 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां प्रतिनिधिमंडल जम्मू में राज्यपाल से भी उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेगा और इस दल में राजनयिकों के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी लेगा। इसके अलावा डीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्य कुछ प्रमुख नागरिकों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें भी करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रतिनिधियों को एक प्रेजेंटेशन के जरिए यह दिखाया जाएगा कि कैसे पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी इस दल को सुरक्षा स्थिति के बारे में भी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि पिछले साल अमेरिका सहित 17 देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और इसके अलावा यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर आया था। हालांकि इस दौरे से आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने मंगलवार को इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक मिशन के हेड को कश्मीर के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। पाक के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फॉरेन सेक्रेटरी सोहेल महमूद के डेलीगेशन को ब्रीफ किया गया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए कोशिश करने की अपील की है। तो वहीं भारत ने भी कड़ाई से पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। आपको बता दें कि 24 देशों के डिप्लोमेट्स की एक टीम सुबह जम्मू कश्मीर पहुंची और 2 दिन के इस दौरे में अधिकारी जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट और हाल ही में हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि डीडीसी चुनाव के बारे में बताएंगे। इस डेलीगेशन को यूरोपियन यूनियन के भारत में राजदूत उगो एस्ट्रूटो लीड कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ इकबाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी उमंग जी। आसिफ जी, 24 देशों के डिप्लोमेट्स की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है और डीडीसी के चुनाव और घाटी में 370 हटने के बाद की स्थिति, कानून व्यवस्था, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं या फिर होने वाले हैं, क्या सरकार की योजनाएं हैं यहाँ पर, उस बारे में वो एक डिटेल मीटिंग अलग अलग लोगों से लेने वाले हैं। मीटिंगों का एक लंबा दौर चलेगा। क्या कुछ मायने हैं इस दौरे के? ये उमंग 370 हटाने के बाद और 35 से हटाने के बाद ये तीसरा ऐसा दौरा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूरोपियन यूनियन है उनके मेंबर्स को या किसी और देश के जो राजनीतिक है उनको, जिसमें अमेरिका के भी लोग शामिल थे, तो उनको जो है वो यहाँ पर लाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ यही मंशा है कि जो कश्मीर की जो पॉजिटिव इमेज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डेवलपमेंट काम किए हैं या जो वो करने जा रही है, उनको एक तो आगे बढ़ाना और किस तरह से डेमोक्रेसी को जो है वो जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसका एक मैसेज देना। तो ये बात जो है वो सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त जो है इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता होगा कि पाकिस्तान और उसके जो आईएसआई है वो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोपेगेंडा कर रही है कि उन्होंने जो 370 है वो हटाया, जो कि एक इलीगल डिसीजन है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है और रहेगा और किसी की दुनिया की ताकत जो है वो इसको हमसे छीन नहीं सकती। तो कुल मिलाकर जो प्रोपेगेंडा है उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नलीफाइड करना चाहती है। जो यहाँ से अक्सर रिपोर्टें जाती हैं, चाहे वो किसी ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर रिपोर्ट जाती है, हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल 1.5 साल में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जाए। आप देखेंगे कि किस तरह से देविंदर सिंह जो डीएसपी थे उनको आतंकियों के साथ जो है उनके लिंक से आज वो जो है वो जेल में है। हमने देखा पिछले दिनों एक फेक एनकाउंटर हुआ था, उसकी इंक्वायरी जो जिसमें राजौरी के 3 लड़के जो है वो मारे गए थे, उसमें जो है वो आर्मी के ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1-2 दिन पहले एक बच्ची के साथ कुछ आर्मी के लोगों ने जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की थी, उसमें भी एफआईआर लग गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी तरह की लीनियंसी नहीं दे रही है। जहां पर अगर किसी ह्यूमन राइट वायलेशन या किसी यूनिफॉर्म मैन या किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से जो है वो किसी को जो है किसी तरह की वो
उनको जो है वो ठेस पहुंचाई गई हो। यहाँ पर काफी ब्यूरोक्रेट थे, उनको भी जो है करप्शन के मामलों में अंदर डाला गया, सस्पेंड किया गया। तो ये एक प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड को कन्वे करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो शांति के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान है जो यहाँ पर हालात ठीक नहीं होने दे रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जम्मू में कुछ दिन पहले एक 7 किलो की आईईडी पकड़ी गई, जो कि बाद में खबर आई कि जो यहाँ के रघुनाथ टेम्पल है, जो एक हिस्टोरिक टेम्पल है, जहाँ पर जो हिंदू धर्म के मानने वाले जो 3.5 करोड़ देवी देवताएं जो है उनके अक्ष जो है वो इस रघुनाथ टेम्पल में जो है वो मौजूद है। हालांकि इसमें पहले भी जो है वो हमले हुए हैं, 2002-2004 में काफी लोग भी मारे गए थे। तो ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर संदेश देना चाहती है कि पाकिस्तान उसको इसे प्रॉक्सीज और जो यहाँ पर सो कॉल्ड आर्म्स स्ट्रगल, जिसको कुछ लोग जहाद के नाम दिया जा रहा है, कि किस तरह से वो यहाँ पर बेगुनाह लोगों का जो है वो कत्ल करते हैं और लोगों को मारते हैं ताकि वो अपना जो है वो पॉट जो है वो बाइल रखें। जी बिल्कुल आसिफ जी, ये सभी बातें तो है ही यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर हम जो ये 24 देशों के प्रतिनिधि आए हैं, अगर उन देशों का अगर हम जिक्र करें तो फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, बांग्लादेश तो हैं ही, साथ ही साथ घाना, सेनेगल, मलेशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आयरलैंड, फिनलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। क्या हम इस दौरे में जम्मू कश्मीर के जो अभी जो हालात हैं उनके बारे में जानकारी लेना और भविष्य में क्या कुछ हो सकते हैं या क्या योजनाएं सरकार की तरफ से यहाँ पर है और घाटी को लेकर सरकार क्या सोचती है, उस बारे में जानकारी लेना तो शामिल है ही। क्या इन सभी जो 24 देश हैं उनमें कई ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं जो शायद अगर उनको जम्मू कश्मीर की स्थिति से कुछ फर्क भी नहीं पड़े, एक बार को हम कह सकते हैं, लेकिन इन देशों को भी यहाँ पर आमंत्रित करना क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में विदेशी व्यापार बढ़ाने या फिर भागीदारी की ओर भी इशारा करता है? देखिए बानो जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिन मुल्कों के आपने नाम लिए इनमें सबसे ऊपर जो है वो फ्रांस है। फ्रांस जो है वो यूएन में जो है एक वीटो पावर रखता है, और जो 5 बड़ी पावरें हैं जिनमें चाइना, यूके, अमेरिका, जो रशिया है और जो फ्रांस है, इसमें फ्रांस जो रशिया है वो ऑलरेडी भारत के काफी करीब है। फ्रांस जो है वो रफाल डील के बाद काफी करीब आ चुका है, और जितने भी ये देश है इनमें मैक्सिमम देश जो है वहां पर किसी ना किसी तरह से जो आतंकवाद है वो जो है वो रहा है। आपने देखा होगा कि फ्रांस में कितने टेरर अटैक हुए हैं, उसमें काफी लोग मारे गए हैं। फ्रांस में जो है वो रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने की जो है वो बात की जा रही है। सबसे बड़ी इस वक्त अगर थ्रेट है पीस और स्टेबिलिटी को, वो आतंकवाद है। और जो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या बाकी जो प्लेटफॉर्म है, वहां से रेडिकलाइजेशन जो है वो एक नौजवान का जो दिमाग है उसको, जो ये एजेंट्स जो पीस के एनिमी है, वो वहां से वो हैक करते हैं और उसको जो है या तो सुसाइड बमर बनाते हैं या उसको अटैक कराने के लिए, जैसे कि हमने देखा 2-3 दिनों में जम्मू में जो है वो कुछ आतंकी पकड़े गए और किस तरह से जो है पाकिस्तान से जो है वो सामान जो है वो ड्रोन के जरिए जो है वो लाया गया। अगर फ्रांस की बात की, फ्रांस सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त सपोर्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जहां पर एंटी टेरर वार जो फ्रंट है उसमें। जबकि जो बाकी आपने नाम लिए, बांग्लादेश जो है वो पड़ोसी मुल्क है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, कहीं ना कहीं ये जो है यूएन के जो है वो उस चार्टर में शामिल है जो वोट करते हैं। हालांकि जो फ्रांस है उसके वोट की सबसे ज्यादा कीमत है, लेकिन जो बाकी वोट जो है वो भी जो है वो माने रखते हैं। हमने देखा होगा कि पिछले दिनों यूएन में एक सीट को लेकर जो है वो चुनाव हुए थे, जिसमें भारत को 160-170 के करीब वोट मिले। तो ये जो है इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो इस वक्त प्लानिंग है, वो जो जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयां कर रहे हैं वो आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो पिछले दिनों जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हालांकि कुछ लोग उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो मीडिया में डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी, तो लेकिन ये बाहर आ गई। किस तरह से बाहर आ गई वो अब इस वक्त डिस्कशन का विषय नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, जो इस वक्त टेररिज्म को जो फेस कर रहे हैं, उनको एक साथ लाना चाहती है, ताकि जो इस वक्त पाकिस्तान का ग्लोबल जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कश्मीर के नाम पर चल रहा है, चाहे वो यूएन में चल रहा है, चाहे वो ओआईसी में चल रहा है। हमने देखा कि ओआईसी ने जो है वो पिछले दिनों कश्मीर को लेकर मीटिंग बुलाने से इनकार किया था, तो बाद में जो शाह महमूद जो कसूरी है, जो वहां के पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं और जो सऊदी गवर्नमेंट है, उसके बाद जो है उनके टाई अप जो है वो खराब हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टर्की के साथ मिलकर जो है वो एक ओआईसी का एक अलग ब्लॉक बनाना चाहता था, जिसमें आज सऊदी अरबिया का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। तो
अगर हम इस डेवलपमेंट को देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हालांकि इससे ज्यादा यहाँ की सिचुएशन पे फर्क नहीं पड़ना है, जो टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक यहाँ पर गन कल्चर खत्म नहीं होगा। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारा बॉर्डर इतना पोरस है कि इसको जो है वो 100% सुरक्षा में लाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब यहाँ पर 2011-12 में जब कुठवा का अटैक हुआ था तो उस वक्त मैंने एक खबर लगाई थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको शक है कि बॉर्डर पे टनल बनी हुई है, और वो बाद में जो है वो आज 8 या 9 साल के बाद जो है वो इनपुट जो है वो आज सच साबित हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने एरिया से हिंदुस्तान का जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर टनलें खोदी हैं और उनके जरिए आतंकियों को भेजते थे, ताकि यहाँ पर जम्मू में अगर डिवीजन में बात की जाए आतंकी हमला सिर्फ इस नजर से होता है कि यहाँ पर कम्युनल डिवीजन हो जाए, क्योंकि हमने देखा राजौरी जो है वो काफी कम्युनली सेंसिटिव, हमारा किश्तवाड़ है, रामबन है, उधमपुर है, इसमें जैसे ही इस तरह के टेरर अटैक किसी भी रिलीजियस प्लेस पे होते हैं तो यहाँ पर जो है वो सुलगता है जम्मू, और उसके लिए बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर अमन कायम करने के लिए काफी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। एक पॉजिटिव स्टेप है जो ये लाए गए हैं, लेकिन अब आगे चल के ये डिप्लोमेट अपने एरियाज में कितना मैसेज देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिकली इस विजिट को एनकेश करने में कितना सफल होती है, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना का जो प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है उसको जो है वो रोक पाए। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ज़रूरी भी है। एक नए हम कह सकते हैं परिवर्तन की एक बयार जम्मू कश्मीर में भी चल पड़ी, और देखा जा रहा है जो सालों से जो स्कूल वहाँ पर बंद पड़े थे वहाँ पर भी बच्चे अब आने लगे हैं, अब मंदिर मस्जिद अब खुलने लगे हैं, और एक जो हम कह सकते हैं एक लाइफस्टाइल जो होती है किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की, वो अब एक नॉर्मल तरीके से वापस से धीरे धीरे होने लगी, और ये काफ़ी हम कह सकते हैं बदलाव की ये बयार काफ़ी अच्छी है। और ऐसे में इन राजनयिकों का दौरा भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है हमारे पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को भी देगा। फिलहाल आसिफ जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। जो राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे से एक दिन पहले पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल को भंग करने के बजाय बहुमत साबित करने का फैसला किया। दरअसल मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के करीबी माने जाने वाले विधायक ए जॉन कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। ए जॉन 2019 के उपचुनाव में कामराजनगर सीट से विधायक चुने गए थे। जॉन के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, तो वहीं केंद्र सरकार ने वहां के उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया है। फिलहाल तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले सोमवार को और मंगलवार को 2 मंत्रियों समेत करीब 4 विधायकों ने वी नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि 33 सदस्यों वाली पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटों के लिए चुनाव होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज कर न सिर्फ बड़ी पार्टी बनी थी, बल्कि 3 डीएमके और 1 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार भी चला रही थी। लेकिन ऐसे में 4 विधायकों का इस्तीफा वी नारायण स्वामी सरकार के लिए संकट बन सकता है। आपको बता दें कि 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देश के बाद उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस के 4 सदस्य पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 1 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी के एक विधायक ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदन में बराबर सदस्य हो गए हैं। 33 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी कुल 28 सदस्य हैं, जिसमें दोनों पक्षों के पास अब 14-14 विधायक हैं। इनमें 3 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्यों ने आपको बता दें बीते 2 दिनों में इस्तीफा दिया है। पूर्व मंत्री मल्लाडी कृष्ण राव ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनकी ही तरह जॉन कुमार ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। इससे पहले तीप्तन और पूर्व मंत्री ए नमासिवायम ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्य ले ली थी, और कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण धनावेले को पार्टी से पहले ही निष्कासित कर दिया। फिलहाल अब कांग्रेस के विधानसभा में 10 सदस्य हैं, जबकि डीएमके के 3 यानी कि अब ये हो गए 13 और 1 निर्दलीय यानी कि 14 इनका समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। तो वहीं विपक्ष में 7 ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के सदस्य, 4 एआईएडीएमके के सदस्य और 3 मनोनीत सदस्य हैं, जिनमें सभी को आमतौर पर बीजेपी के सदस्य के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि ये भी हो जाते हैं 7 ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के, 4 एआईएडीएमके यानी कि 7 और 4 11 और 3 मनोनीत सदस्य यानी कि 14। तो पक्ष और विपक्ष 14-14 के आंकड़ों पर आकर खड़ा हो गया है, और विपक्ष ने पहले ही
मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के इस्तीफे की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि उनके पास बहुमत है। उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री नारायण स्वामी में आपको बता दें हमेशा से सरकार चलाने को लेकर खींचतान चलती रहती थी। नारायण स्वामी के आरोप थे कि वो एक चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने दे रही है। नारायण स्वामी ने यह भी कहा कि उनके दबाव के कारण भारत सरकार ने किरण बेदी को पद से हटाया है। पुडुचेरी सरकार पर यह संकट के बादल ऐसे समय मंडरा रहे जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि हम राहुल जी के दौरे को रद्द नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दौरा बहुत अच्छा होगा और हम इसे एक बेहतर कार्यक्रम बनाएंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रशांत, राहुल गांधी के दौरे से पहले 4 विधायकों का इस्तीफा दे देना और साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष मिला के विधानसभा में अब 14 सदस्य हो चुके हैं। क्या कुछ इससे हमें जानकारी मिलती है और साथ ही साथ क्या संदेश यहां पर मिल रहा है? क्या पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ चुकी है और राहुल गांधी का दौरा इसमें कितना महत्वपूर्ण लग रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुडुचेरी की राजनीति में देखें तो जनवरी से एक उबाल चल रहा है, लेकिन कल जब ये कांग्रेस के इस्तीफे हुए 2 दिनों में और उपराज्यपाल को राष्ट्रपति ने हटा दिया, तो निश्चित रूप से वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आप देखिए, 33 विधानसभा की सीट होती है पुडुचेरी में, जिसमें 30 पे चुनाव होता है, 3 पे मनोनीत किया जाता है। तो 3 मनोनीत सदस्य भाजपा के हैं, बाकी 15 मेंबर जो थे वो कांग्रेस के थे। और ये सरकार अल्पमत में शुरू से थी, क्योंकि उसको डीएमके के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का सहारा मिला हुआ था। अब जब आप इसमें गौर कीजिए कि 4 विधायक ये इस्तीफा दे गए, 1 को कांग्रेस ने हटा दिया है, क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और वो लगातार मुख्यमंत्री खिलाफत कर रहे थे। एम धनवेलू और उपराज्यपाल शिकायत कर चुके थे, तो 4 ये हट गए। उसके बाद 1 को कांग्रेस से निकाल दिया, तो 10 विधायक ही रह गए कांग्रेस के पास। तो वहीं राजनिवास के सामने जब जनवरी और फरवरी में मुख्यमंत्री ने धरना दिया था और वो बैठे थे धरने पे, तो उस दौरान डीएमके के भी जो 3 विधायक है वो नदारद थे। तो इस हिसाब से कांग्रेस की सरकार लगातार अल्पमत में दिख रही है, तो उसको लेकर मांग की जा रही है, भाजपा हो चाहे एआईडीएमके हो चाहे एआईएनआरसी हो, कि वहां पे बहुमत का परीक्षण कराया जाए और तय किया जाए कि जो वी नारायण स्वामी है वो सत्ता में रहने के लायक है या नहीं। वहीं आज राहुल गांधी का जो दौरा है, वहां पे उनकी जनसभा है। उसके अलावा वो मछुआरों से मिलेंगे, कुछ छात्राओं से मिलेंगे एक महिला कॉलेज में जाके। तो उस दौरान भाजपा और एआईडीएमके हो चाहे एआईएनआरसी हो, वो लगातार विरोध कर रही है उस दौरे का और कह रही है कि कांग्रेस सरकार अभी अल्पमत में, पहले उसका परीक्षण होना चाहिए। वहीं उपराज्यपाल को जो हटाया गया है वो भी एक महत्वपूर्ण वहां का विषय है, क्योंकि पुडुचेरी जो सीएम है वो राजनिवास के सामने जनवरी फरवरी में धरना दे रहे थे। जनवरी में वो दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति से अभी 7 दिन पहले वो दिल्ली में मिलके गए और एक मेमोरेंडम देके गए। उसके बाद ये निर्णय है। वहीं आप ये देखिए, माफ कीजिएगा बीच पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। यहाँ पर किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटाना, जैसा कि अभी आपने भी कहा, काफी रोचक ये यहाँ पर बात निकल कर आई है, क्योंकि और भी जिन राज्यों में हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस समर्थित सरकार जब भी अल्पमत में आई है तो वहां पर राज्यपाल को कभी नहीं हटाया जाता। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री टी नारायण स्वामी ने, जैसा कि आपने बताया, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, किरण बेदी के जो काम करने के तरीके हैं उस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके रवैये की वजह से हम जनहित के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटाना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर इसमें भी एक कोई छुपा हुआ संदेश है? जी मंजी, देखिए ये पूरा संदेश मैं आपको यही समझाने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि आप देखिए टी सुंदरराजन को आपने तेलंगाना की जो राज्यपाल है उनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है, और यहाँ पे जो हुआ किरण बेदी को हटाना, उसका प्रकरण आप जनवरी से देखिए तो राजनिवास के बाहर धरने चलते हैं और भाजपा नेताओं से लगातार वी नारायण स्वामी जाके मुलाकात करते हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे और कोई केंद्रीय मंत्री हो, वो राजनाथ सिंह से मुलाकात की हो जाके उन्होंने, या राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने 10 तारीख को की। 11 तारीख को किरण बेदी ट्वीट करके खुला पत्र पुडुचेरी की जनता के नाम लिखती है और एक 7 दिन बाद
यानी कि किरण बेदी को हटा दिया जाता है। और किरण बेदी को हटाया गया, उससे पहले भी वो सरकारी कार्यों में व्यस्त थे, यानी उन्हें अंदेशा तक नहीं था कि राष्ट्रपति भवन उनके हटाने के आदेश जारी करने वाला है। वहीं आप देखिए कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, वो भाजपा छोड़ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से भी पोंगल के बाद मुलाकात करके मांगी थी कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो नेतृत्व है वी नारायणसामी का उन्हें स्वीकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जिस राजनीति में भाजपा माहिर है, उठा पटक की राजनीति, कुछ ऐसा पुडुचेरी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि पुडुचेरी की राजनीति आप देखिए तो भाजपा वहां बड़ी कमजोर है। अगर पुडुचेरी में वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, चाहे गठबंधन के जरिए या कुछ विपक्षी दल के लोग भाजपा की सदस्यता लेके करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो दक्षिण भारत है वहां पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव होने, केरला में चुनाव होने, तो निश्चित रूप से पुडुचेरी में भी चुनाव होने। लेकिन पुडुचेरी में अगर राजनीतिक रूप से भी कोई उठापटक होती है तो उसका प्रभाव पुडुचेरी में आने वाले चुनावों पे भी पड़ता दिखेगा, और उसके अलावा केरला में भी पड़ेगा, और आसाम और तमिलनाडु तक उसका असर जाएगा। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन अगर बात की जाए, जैसे कि विपक्ष कह रहा है लगातार बहुमत साबित करने को, वो कह रहे हैं कि चुनाव तो ठीक है, चुनाव अपने तय समय पे होंगे, लेकिन पहले नारायण स्वामी को बहुमत साबित करना चाहिए। नारायण स्वामी कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास में बहुमत है, हम साबित भी कर देंगे। लेकिन प्रशांत, अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर पक्ष और विपक्ष की गिनती हम कर लें तो दोनों के पास में 14-14 विधायक, यानी कुल हो जाते हैं 28। अब ऐसे में अगर वो बहुमत साबित नहीं भी कर पाते हैं नारायण स्वामी, तो उसके बाद विपक्ष के पास क्या विकल्प रहेगा? क्योंकि उसके पास भी 14 ही विधायक है। क्या विपक्ष इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है कि उसने पहले से कोई डील कर रखी होगी? जी बिल्कुल उमंग जी, देखिए वी नारायणसामी जो बात कर रहे हैं उनके पास अभी 10 विधायक हैं जी, क्योंकि 5 विधायक कांग्रेस के साथ छोड़ चुके हैं, और डीएमके के जो 3 विधायक और एक निर्दलीय को वो अपने साथ काउंट कर रहे हैं। तो निर्दलीय विधायक हो सकता है उनके साथ जाएं, क्योंकि उन्होंने धरने में आके समर्थन दिया था। लेकिन डीएमके के 3 विधायक उनके राजनिवास के धरने से बाहर रहे थे। हालांकि उसे उम्मीद है कि एआईएडीएमके के साथ वो नहीं जाएंगे, जिनके पास 4 एमएलए, इसलिए वो मजबूरी में कांग्रेस के साथ आएंगे। लेकिन कोई भाजपा का ऐसा कार्य बनता है कि 3 मनोनीत सदस्य, उसके अलावा एआईएनआरसी के 7 सदस्य, और फिर अगर ये 3 विधायक और आते हैं और निर्दलियों के सहारे और जो कांग्रेस के बागी हैं, तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। अगर उस आंकड़ों की ओर हम जाएं कि भाजपा के 3, 7, एआईएनआरसी के 10 और 3 डीएमके के आ जाएं, तो या फिर 4 एआईडीएमके के मिले तो 14 सदस्य हो जाते। उसके बाद जो कांग्रेस के 5 हैं और एक निर्दलीय, तो 6 वो, तो कुल मिला के 20 के लगभग का यह आंकड़ा जाएगा। तो 18 से 20 सदस्य होते ही भाजपा गठबंधन की सरकार वहां बना सकती है। तो उसी के उम्मीद लगाई जा रही है, या फिर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि किरण बेदी को हटाना एक बहुत बड़ा संदेश है। कहीं ऐसा तो नहीं है वी नारायणसामी और विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ भाजपा की ऐसी चर्चा हो गई है जिसके बाद किरण बेदी को हटाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि किरण बेदी को हटाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला है। जी उमंग। और ऐसे में राहुल गांधी का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी देखिए उमंग जी, राहुल गांधी का जो दौरा है वो पहले से प्लान था, क्योंकि वो चुनाव को लेकर दक्षिण भारत में भी बराबर सक्रिय रहना चाहते हैं। लेकिन आज वो जब 11:30 बजे मछुआरों के साथ सोलाई नगर नॉर्थ के पप्पामल कोविल में जाके बात करेंगे, तो उस दौरान उनके दिमाग में भी एक आंकड़ा चल रहा होगा, और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद महिला कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद एएफटी ग्राउंड में उनकी आम जनसभा है आज दोपहर में। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी चाहेंगे कि जो कांग्रेस का बिखरा कुनबा है, जो 5 लोग साथ छोड़ के चले गए हैं, उनको कैसे संभाला जाए या उनकी भरपाई कैसे की जाए। क्योंकि अगर राहुल गांधी के दौरे के दौरान ही या आज शाम तक या कल कोई ऐसी बड़ी खबर आती है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो दक्षिण भारत में जो अभियान चल रहा है, चाहे वो केरला में हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे तमिलनाडु, उस पर बहुत गहरा धक्का लगेगा, और निश्चित रूप से जो कांग्रेस की फूट है वो उजागर हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि पुडुचेरी विधानसभा का क्या कुछ हाल होता है। क्या नारायण स्वामी जैसा कह रहे हैं वैसा वो बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो विपक्ष की अगली चाल क्या होगी। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर उपद्रव करने वाले मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है।
पुलिस के मुताबिक मोनी की उम्र करीब 30 साल है और लाल किले पर प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मनिंदर सिंह को तलवार लहराते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं पुलिस ने मनिंदर के घर से गिरफ्तारी के बाद 2 तलवारें भी बरामद की है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों को तोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गए थे और आईटीओ सहित अन्य स्थानों पर उनकी पुलिसकर्मियों से झड़पें भी हुई थी। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंचे और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गए तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा भी लगा दिया। बड़ी खबर में फिलहाल आज इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।